Hello everyone, this side प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट जाखड़ एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर काडर के जो कॉमर्स के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो लेक्चरर काडर की एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। ऐसे में वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की है या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट उन्हें अभी भी अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर डाउट है, तो वो सभी ये जो डेली बेसिस पे कॉमर्स के कैंडिडेट के लिए जो सीरीज चलाई जा रही है इस चैनल पे वो जरूर देखिएगा। डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज है वो शेयर किए जा रहे हैं ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाओ और अपनी जो लेक्चरर काडर में अपनी जो एक सीट है उसे कन्फर्म कर पाओ। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो सोल्व करेंगे। इसी तरीके से आपको आगे जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग और भी जो एमसीक्यूज है फर्दर वीडियोज में देखने को मिलेंगे। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which accounting concept assumes that a business firm will continue to operate for an indefinitely long period of time। यानी कि हम कौन से जो कॉन्सेप्ट के अंदर ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो बिजनेस है वो नियर फ्यूचर में जो बंद है वो नहीं होगा और ये एक लंबे टाइम तक चलता रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी जो डिफरेंट जो पॉलिसीज है उसे फ्रेम करके चलते हैं। देखिए, ये हो सकता है कुछ कैंडिडेट का ये इशू हो कि उनका जो मीडियम है वो पंजाबी मीडियम हो, बट दिस इज़ नॉट अ बिग इशू अगर आप डेली बेसिस पे जो वीडियोस देखते हो अच्छे से, क्योंकि मैं आप लोगों को साथ के साथ में क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ना सोचते हुए कि मेरा मीडियम क्या है, पंजाबी है या इंग्लिश है, आप डेली बेसिस पे बस वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कीजिएगा। वैसे भी देखिए कॉमर्स में ज़्यादातर जो टर्म्स होती है वो इंग्लिश में ही होती हैं और आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे जो कुछ भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू। जो पर्सनल अकाउंट है हम उसमें किस तरीके के जो ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी के, एक्सपेंसेस एंड इनकम के, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पर्सन्स फर्म एंड इंस्टीट्यूशंस के, या फिर कैश के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सन्स फर्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसमें हम ये रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा, आप इसमें क्या है, आपको पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला है या फिर कहीं जो रूल है वो पता होना चाहिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कई बार आपको डायरेक्टली ये टर्म दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड टर्मोलॉजी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनमें से हम क्या है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप सभी एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जो ऑप्शन है उन्हें रीड कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, जो स्किल है, वो एक क्वालिटेटिव टर्म है। हम उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, आपके अंदर कितनी स्किल है। ये जो चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मनी मेजरमेंट टर्म को हम यूज करते हैं कि मनी में जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं सिर्फ वो ही ट्रांजेक्शन जो है जो कि हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है। Our fourth question is, advance received from a customer for goods to be delivered later is credited to। ऐसा कोई भी सामान जो हमें डिलीवर तो बाद में करना है बट हमें उससे एडवांस में रिसीव हो चुका है, कस्टमर ने हमें एडवांस पेमेंट कर दी है, तो इस तरीके की जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें कहाँ पे आपको बताना है कि जो एडवांस जो रिसीव हो हमें कौन से अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट में और एडवांस फ्रॉम द कस्टमर। अब आप मुझे इसकी एग्जैक्ट जनरल एंट्री जो है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, एडवांस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी आइडिया लग सके कि आप में से कितने कैंडिडेट ने अच्छे से प्रिपरेशन की है। और जो कैंडिडेट जिसको सही इसका आंसर पता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आर फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया डील विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो देखिए एक स्पेसिफिक टॉपिक है, मैंने जो प्रीवियस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जिसमें मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैंने वहां पे आपको स्पेशली बोला था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड कौन सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 जो है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में अच्छे से डिटेल नॉलेज होनी चाहिए।
ठीक है। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी जो एक पूरी लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके बार बार उसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखिए ये पूरी रूट लर्निंग पे बेस्ड टॉपिक है ये। तो आप अगर उसे बार बार रिवाइज करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो मैं जो लिस्ट है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप उस जो लिस्ट को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हो तो जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा। और सिक्स्थ क्वेश्चन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन अकॉर्डिंग्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो डाउटफुल डेट्स के लिए हम जो अपना एक पूरा अकाउंट क्रिएट करते हैं वो कौन से कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस भी हम इसे बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लॉस को तभी लॉस मान लो जब उसके होने की पॉसिबिलिटी हो, इसकी जब तब आपको इसकी आशंका हो जाए कि हाँ मेरे को लॉस हो सकता है, ओके। और प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट ना मानो जब तक प्रॉफिट हो ना जाए। ये एक बहुत गोल्डन रूल है, आप अगर इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आप बहुत इजीली ऐसे जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर लोगे। और सेवंथ क्वेश्चन इज द एंट्री पास टू करेक्ट एन एरर विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस इज करेक्टेड थ्रू। अगर कोई भी ऐसी एंट्री है जो कि डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, कई बार काफ़ी हमें ट्रांजेक्शन पे हम इस तरह की ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर देते हैं, कुछ एंट्री ऐसी एरर करते हैं जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड है वो एग्जैक्टली मैच करती है, बट फिर भी हमारी कुछ अकाउंट में मिस्टेक्स होती है। तो ऐसी जो मिस्टेक्स होती है, जो एरर्स होती है, उन्हें सोल्व करने के लिए हम कौन सी जो अकाउंट है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल प्रॉपर विदाउट सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रिकंक्लूजन स्टेटमेंट यानी कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय। बीआरएस प्रिपेयर कौन करता है? अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन सोल्व करके देखी होंगे बीआरएस के, बट अभी भी काफी कैंडिडेट को माइंड में ये डाउट है कि जो बीआरएस है वो एक्चुअली प्रिपेयर कौन करता है, वो बैंक प्रिपेयर करता है या फिर कस्टमर। तो देखिए जो बीआरएस है दैट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर या फिर कहे तो कस्टमर। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। आप इसमें यहाँ पे क्या आपको अच्छे से ऑप्शन रीड करना है, तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है कौन सा। कल भी मैंने बताया था कि रेवेन्यू और जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उनमें आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर द न्यू मशीनरी। देखिए यहाँ पे न्यू मशीनरी है, मशीनरी क्या है, एक आपकी कैपिटल गुड्स है, तो इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो दैट्स कम अंडर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस पेड टू एक्वायर प्रॉपर्टी। अब देखो हमने प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए हमने कोई लीगल एक्सपेंसेस किए, तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी कैपिटल एसेट्स है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर जो भी हमने खर्चा किया वो क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है ओवरहाउलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज। अब देखिए सिंपल सी बात है, मशीनरी देखिए आप, मशीनरी आपने परचेज की है दैट्स आल्सो कम अंडर दी कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस किया है दैट्स नोन एज दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारा लास्ट ऑप्शन है एनुअल वाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। तो हमने जो फैक्ट्री है उसकी वाइट वॉश करवाई है, उसकी रिनोवेशन करवाई है, तो वो जो एक्सपेंसेस हैं दैट्स नोन एज दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ इसी तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जो एमसीक्यूज है वो इस चैनल पे शेयर किए जा रहे हैं। तो बस पेपर तक आप लगातार हर रोज वीडियो देखिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर दी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर कहे तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो है डेप्रिसिएशन का इज कैलकुलेटेड ऑन। आपको बताना है कि रिटर्न डाउन मेथड में हम जो डेप्रिसिएशन है हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होता है या फिर बुक वैल्यू पे होता है, मार्केट वैल्यू पे या फिर स्क्रैप वैल्यू पे। तो इसका देखिए जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुक वैल्यू पे। जो रिटर्न डाउन मेथड है उसमें क्या करते हैं कि हम हर साल डेप्रिसिएशन की एक अमाउंट जो भी गुड्स है हमारी उस पर हम कुछ अमाउंट को माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है हमारे पास, बैलेंस जो बचा है नेक्स्ट ईयर इसी बैलेंस पे जो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो काउंट किया जाता है। और आपको यहाँ से एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपसे किसी मशीनरी की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है आफ्टर 2 और 3 ईयर्स पूछ ली जाए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि काफ़ी इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग दी पार्टनर विल बी। अब देखिए ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है कि आपकी पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, यानी कि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर, तो एट द एंड जो आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका सही आंसर होगा इक्वली। ठीक है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, सब कुछ आपका इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और आप नोट कर सकते हो कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेक्शन 13 है उसके अकॉर्डिंग रूल है ये, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी आप याद रखिएगा, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज पेएबल एट। अब देखिए मैंने बताया था पहले आपको कि जो भी पार्टनर की कैपिटल है, अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। बट अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे लोन की बात बोली गई है कि आपने फर्म को लोन दे रखा है, तो लोन के ऊपर ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि लोन क्या है, एज ए थर्ड पार्टी जो पार्टनर है वो फर्म को प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में जो इंटरेस्ट है उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा दैट विल बी 6% पर एनम। 6% ये स्टैंडर्डाइज रेट है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एटलीस्ट 6% जो इंटरेस्ट है वो लोन पे पार्टनर को मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर। अब देखो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हुआ है, ठीक है, एक नया पार्टनर फर्म में आया है, तो जो गुडविल लेके आएगा कैश में, तो वो ये बताना आपको कि वो किस रेशो में ओल्ड पार्टनर अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले देखिए जो भी न्यू पार्टनर आया, अभी जो भी न्यू पार्टनर आया वो कुछ गुडविल की अमाउंट लेके आएगा। इट कैन बी इन कैश और इट कैन बी इन काइंड, ओके, गुड्स में भी हो सकती है ये। अब जो भी कैश लेके आया तो ऑब्वियस सी बात है जो ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे ये पूछा है कि वो किस रेशो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए जब भी ओल्ड न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने अपना जो कुछ रेशो है, अपना कुछ शेयर है वो न्यू पार्टनर को दिया होगा, ओके। और जो दिया होगा उसे क्या बोलते हैं सैक्रिफाइसेज रेशो। ये आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। जब भी किसी ओल्ड पार्टनर ने अगर न्यू पार्टनर को एडमिशन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है ओल्ड पार्टनर से कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, अपना कुछ शेयर न्यू पार्टनर को दिया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी न्यू पार्टनर जो भी चीज लेके आएगा उससे वो क्या करेंगे, उस सेक्रीफाइसेज रेशियो में अपने आप में आपस में बांट लेंगे, ओके। ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है काफी कैंडिडेट्स के लिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में, थोड़ा सा आप इसे क्लियरिटी लेके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म जो रियलाइजेशन अकाउंट है ईजे। देखो हम डिसोल्यूशन ऑफ अकाउंट पे हम क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही याद रखिएगा कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो फर्म के बंद होने पे, डिसोल्यूशन होने पे बनता है, ओके। कोई भी पार्टनरशिप में चेंज किया जाता है तब ये नहीं बनता, मेनली ये बनता है हमारा जो जब भी अकाउंट जो है हमारी जो फर्म है वो बंद होती है, ओके। अब यहाँ पे पूछा है कि किस तरीके का अकाउंट है, ठीक है। ये है एक आपका नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। अब आप मुझे नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है। आप सबको पता होगा कि 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। अब आप मुझे नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज जनरली मेंटेन बाय। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, सिंगल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, वो मेनली कौन रखते हैं? क्योंकि देखिए जो बड़ी फर्म्स होती है वो क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम पे ही चलती है। जितनी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। बैंकिंग जितनी भी कंपनी है वो सभी क्या करती है, जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। बट जो स्मॉल ट्रेडर्स होती है, सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जिनका छोटे लेवल पे बिजनेस है, वो क्या करते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। सिंगल एंट्री और डबल एंट्री का मतलब क्या होता है, मतलब डबल एंट्री में होता है डेबिट, किसी चीज को अगर हम डेबिट करेंगे तो साथ में किसी को क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है, जनरल एंट्री जिनको हम बोलते हैं। बट सिंगल एंट्री में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड
ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट बी एक्सीडेड। अब देखो हमने क्या किया है, फॉरफीचर ऑफ शेयर किया है। ओके, मैंने बताया था आपको पहले भी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए कंपनी अकाउंट में, बट फॉरफीचर की जो एंट्री है, जनरल एंट्री, वो अच्छे से देख के जाइएगा कि कितनी अमाउंट आती है, किस तरीके से एंट्री की जाती है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% देखने को मिलेगा। फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स है, तो हमने क्या किया, उसे री इशू किया अभी। ठीक है, री इशू किया तो हमें ये बताना है कि हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट है जो कि हम न्यू जो री इशू हमने जो किया उसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जो भी अमाउंट हमने ऑलरेडी फोर फीचर की है उससे ज्यादा हम कभी भी ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। और इसके देखिए मैंने फोर फीचर की कुछ जर्नल एंट्रीज है जो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, तो वहां पे भी आप जुड़ जाइए। आपको ज़्यादा एंट्रीज नहीं है, 4 to 5 एंट्रीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप वो जो है वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम है, अभी कुछ दिनों का ही टाइम बचा है। और ऐसे में अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की कंप्लीट, अगर कोई टॉपिक आपका रहता है तो आपको इन्हीं तरीके के जो नोट्स जो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इन पे आप रिलाई कर सकते हो। ईजिली आपकी जो फुल प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर व्हेन अलाउड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर। अगर हमने डिस्काउंट दिया है इशू ऑफ शेयर पे, ठीक है, तो बताया कि स्पेसिफिक कंडीशन पे हमने दिया है, तो बताइए वो बैलेंस शीट में कहाँ पे शो किया जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए, पर पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा अदर नॉन करंट एसेट्स या फिर अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस में। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ बोला गया है, ब्रैकेट में स्पेशली लिखा गया है कि स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक कंडीशंस क्यों? रीजन बीइंग कि जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। ओके, ये देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या है कि प्रोहिबिटेड है, यानी कि बैन किया गया है इस चीज को कि आप शेयर जो है वो आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। पर यहाँ पे भी एक कह सकते हैं अपवाद है, वो है कि स्वेट जो इक्विटी शेयर्स है, स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो आप जो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है यहाँ की। बाकी आप इसे थोड़ा याद जरूर रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। जो हमें सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, यानी कि जो 100 रुपीज का शेयर है, मान लेते हैं हमने 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम उस पर कलेक्ट किया, तो ये जो अमाउंट है ये कहाँ पे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश। हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमें कोई बोनस शेयर इशू करना है वी कैन यूज इट। जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है हम वो भी राइट ऑफ कर सकते हैं। बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर ये भी हम कर सकते हैं, बट हम डिविडेंड की पेमेंट इससे नहीं कर सकते। ये आपके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये आप यहाँ से वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। अब देखिए हमने कोई शेयर क्या है फॉरफिट कर लिया, शेयर कैपिटल जो अकाउंट है हम कितनी अमाउंट से डेबिट करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा कॉल्ड अप या फिर कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जितने पैसे जो हमने अभी तक इन्वेस्टर से कॉल किए। क्वेश्चन नंबर 20, डिवेंचर विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयरली डिलीवरी इज नॉट। हमने क्या किया, ऐसे डिवेंचर है हमारे पास जो सिर्फ हम एक हाथ से दूसरे हाथ में दे देते हैं तो उसकी डिलीवरी हो जाती है, उसके लिए कोई भी रिटर्न में कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। दैट इज नोन एज बेयर डिवेंचर। यानी ये डिवेंचर वैसे देख लीजिए एक कागज का टुकड़ा ही होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपने फलाना फलाना कंपनी के कुछ शेयर परचेज किए हुए हैं, और जब आप ये जो कागज है ये किसी और इंसान को दे देते हो, ठीक है, ये मान लो एक्स है और एक्स ने क्या किया, ये जो कागज है ये वाई को दे दिया। अब इसका ओनर कौन है, वाई है, क्योंकि ये कागज वाई के पास है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेरियर डिवेंचर है कि जिसके पास डिवेंचर है, ये जो है जो सर्टिफिकेट है इसी के बिहाफ पे डिवेंचर उसी के है। कल को ये जाके कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे वाई जो है वो क्लेम कर देगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, under the accounting standard 14 accounting for amalgamation pooling of interest method is used in case of। pooling of interest method हम कब यूज करते हैं, देखिए pooling of interest method, परचेज मेथड, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी देख लीजिए, और आगे भी देखिए। हम इस तरीके के और भी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। कॉमर्स के हर एक यूनिट को हम टच करते चलेंगे, हर यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब कुछ सबके एमसीक्यूज आप लोगों के साथ इस चैनल पे करवाए जाएंगे। बस चैनल के साथ बने रहिए, डेली बेसिस पे क्लास देखिए, अपनी रिवीजन कीजिए और अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस रखिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा।
अब है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम कब यूज करते हैं। ये मेथड यूज किया जाता है अमलगेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। जब भी मर्जर के नेचर का अमलगेशन होता है तो यहाँ पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी प्रॉफिट अराइजिंग ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। अगर हमने कोई भी शेयर है उन्हें री इशू किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। तो आपको ये बताना है कि ये जो अमाउंट है अब कहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। हमारा जो भी प्रॉफिट अराइज हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल लेजर। तो इसका सही आंसर होगा कैपिटल लेजर। कैपिटल लेजर में ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफर की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राइट शेयर आर इशू टू। जो राइट शेयर है वो किन्हें इशू किए जाते हैं। ये इशू किए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो जो पहले से ही हमारी कंपनी के शेयर होल्डर है, हम उन्हें ही राइट शेयर इशू करते हैं। और ये जो राइट शेयर होते हैं इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। राइट शेयर की वैल्यू निकालने का भी पूरा फॉर्मूला होता है और आपको वो पता होना चाहिए। बाकी नहीं पता तो कोई बात नहीं, राइट शेयर के ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप राइट शेयर की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि इससे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट शोन इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इंक्लूड्स। जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है वो कहाँ पे शो किया जाता है। शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन द बोथ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स। तो आज का हमारा अकाउंटिंग का लास्ट क्वेश्चन है इन होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी स्टेटेड एज। देखिए होल्डिंग कंपनी अकाउंट में जो प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट जो है सब्सिडरी जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे शो किया जाएगा। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा। आप देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी है। आप सभी मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर क्या होगा। और ये देखिए आज हमने अकाउंटिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट में हम आगे कोस्टिंग के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और जो आपकी मार्केटिंग के जो पूरा सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली बेसिस पे वीडियो देखिए। और नोट्स वगैरह के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों के साथ मैं PDF वगैरह भी शेयर करती हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।